मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है जहां पर 5 भाषाएं मराठी, बंगाली, प्राकृत, पाली और एसमिस, इन पांचों लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। अब क्लासिकल लैंग्वेज होती क्या है, बाकी और लैंग्वेज से कैसे डिफरेंट होती हैं, ये पूरा डिटेल डिस्कशन हम आज के सेशन में करेंगे। एंड अगर आप यूपीएससी के पीवाईक्यूज देखोगे तो 2014 के अंदर और साथ ही साथ 2015 के अंदर 2 बार यूपीएससी ने क्लासिकल लैंग्वेज के ऊपर सवाल पूछा हुआ है। अब इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप डेफिनेटली कमेंट्स में मुझे बता सकते हो। हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन से। अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू से इस पर्टिकुलर पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, जब मैं बात करता हूं लैंग्वेजेस की, तो लैंग्वेजेस अलग अलग तरह की हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने सुना होगा शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस के बारे में, आप लोगों ने सुना होगा ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में, आप लोगों ने सुना होगा नेशनल लैंग्वेज के बारे में, एंड साथ ही साथ आज हम सुन रहे हैं क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में। अब लोग बड़ा ही कंफ्यूज रहते हैं चारों के बीच में, पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। पहली बात, जब मैं बात करता हूँ नेशनल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज का मीनिंग होता है राष्ट्रीय भाषा। देश की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? द आंसर इज भारत की कोई भी नेशनल लैंग्वेज या राष्ट्रीय भाषा नहीं है। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है, देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। साथ ही साथ दोस्तों, अगर मैं बात करूं ऑफिशियल लैंग्वेजेस की, जब वर्ड यूज हो गया ऑफिशियल, इसका मतलब ये होता है कि हमारे अलग अलग जो ऑफिशियल काम होते हैं उनके लिए हम किस भाषा का इस्तेमाल करेंगे। स्टेट से कई बार एक दूसरे से स्टेट के बीच में कुछ कम्युनिकेशन होता है, वो सारा काम किस लैंग्वेज के अंदर होगा? तो इसका जवाब है कि हमारे संविधान के हिसाब से जो हिंदी है ना, वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। बट क्योंकि यहाँ पर अकेली हिंदी से थोड़ी दिक्कत आ सकती है, इनफैक्ट ओवर द टाइम जो साउथ इंडिया के काफी सारे स्टेट्स हैं उन्होंने इसके रिगार्डिंग यहाँ पर अपना अपना जो दिक्कत थी उसको जाहिर किया था, तो इस वजह से आज के समय इंग्लिश को भी कंटिन्यू रखा गया है। तो टेक्निकली अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी है तो हिंदी ही, बट साथ ही साथ हम यहाँ पे बात करते हैं कि अलग अलग बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए पार्लियामेंट के अंदर, स्टेट एक्ट के अंदर, यहाँ पर इंग्लिश को भी हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये दोनों लैंग्वेजेस आप हिंदी और साथ साथ इंग्लिश को आप ऑफिशियल लैंग्वेज मान सकते हो। जब मैं बात करता हूँ शेड्यूल लैंग्वेजेस की, तो इसका अर्थ बहुत ही सिंपल है कि अगर आप संविधान का 8वां शेड्यूल ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ लैंग्वेजेस की सूची देखने को मिल जाएगी। आप नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पर आपको टोटल 22 लैंग्वेज देखने को मिलती हैं। दोस्तों, जब संविधान शुरू हुआ था तो उस समय केवल और केवल 8 शेड्यूल के अंदर 14 लैंग्वेजेस ही थी। बाद में 1967 के अंदर सिंधी को ऐड किया गया, फिर 1992 के अंदर कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ऐड किया गया, एंड 2004 के अंदर बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को ऐड किया गया। तो आज के समय टोटल 22 लैंग्वेजेस हमें शेड्यूल लैंग्वेजेस देखने को मिल जाएंगी। तो आई होप आपको शेड्यूल्ड, ऑफिशियल लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज ये तीनों तो समझ आ गई होंगी। अब हम समझेंगे कि आखिर ये क्लासिकल लैंग्वेज क्या होती है। देखो, दरअसल में ना क्या हुआ, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। 2004 के अंदर एक आइडिया आया। किसको आइडिया आया? ये आइडिया आया आपके मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को। इन्होंने ये बात करी कि क्यों ना हम ऐसी लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज करें जिनका अपने आप में बहुत ही डीप हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस है। बिल्कुल सही बात है। एंड यहीं से अक्टूबर 12 2004 को ये आइडिया आता है, एंड सरकार वहां से क्लासिकल लैंग्वेजेस की एक लिस्ट स्टार्ट करती है। 2004 का ये आइडिया था, तो उस समय 2004 के अंदर तमिल को ऐड किया गया। इसके क्राइटेरिया मैं अभी आपको बताऊंगा, पर पहली जो लैंग्वेज ऐड करने वाली थी वो दैट वाज तमिल। फिर उसके अगले साल 2005 में संस्कृत को भी क्लासिकल लैंग्वेज के अंदर ऐड कर दिया गया। 2008 के अंदर आपका कन्नडा एज वेल एज आपका तेलुगु, ये 2 लैंग्वेजेस भी ऐड होती हैं। उसके बाद आप नोटिस करोगे 2013 के अंदर मलयालम एंड 2014 के अंदर उड़िया, ये लैंग्वेज भी यहाँ पे ऐड करी गई। तो यानी कि ना अभी तक हमारे पास टोटल 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस थी, जिनमें मलयालम, उड़िया, तमिल, संस्कृत, कन्नडा और तेलुगु थी। अभी क्या किया गया है? अभी 2024 के अंदर 5 नई लैंग्वेज और ऐड कर दी गई हैं, जिनके नाम आप यहाँ पे देख पाओगे, मराठी, असमीज, पाली, प्राकृत एंड साथ ही साथ बंगाली। तो यानी कि 6 तो पहले थी, 5 नई और ऐड हो चुकी हैं। तो अब क्लासिकल लैंग्वेज की जो संख्या बन चुकी है वो है आपकी 11। ठीक है। अब आप पूछ रहे होंगे कि सर क्या क्या फैक्टर्स रहते हैं, किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखो, दरअसल में ना अगर मैं बात करूं जो लेटेस्ट फ्रेमवर्क जो कि यहाँ पर साहित्य अकेडमी के अंतर्गत जो आपका लैंग्वेज एक्सपर्ट कमेटी आपको देखने को मिलती है, उसने 4 क्राइटेरिया बता रखी हैं। पहला क्राइटेरिया है एंशिएंट रिकॉर्ड, यानी कि जो लैंग्वेज की हम बात करें ना, उसका कम से कम जो टाइम पीरियड होना चाहिए उसके टेक्स्ट का, उसकी रिकॉर्ड हिस्ट्री का, कम से कम 1500 से 2000 साल तो होना ही चाहिए। प्लस एट द सेम टाइम
वो लैंग्वेज को यहाँ पर जनरेशन ऑफ स्पीकर्स के द्वारा एक बहुत ही वैल्यूएबल हेरिटेज माना चाहिए। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो लिटरेरी ट्रेडिशन है वो यहाँ पर ओरिजिनल होना चाहिए एंड वो किसी और स्पीच कम्युनिटी से बोरो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि मॉडर्न फॉर्म और जो आपका क्लासिकल लैंग्वेज है वहां पर आपको एक डिसकंटिन्यूटी मिले, पर कहीं ना कहीं वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए मॉडर्न से। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि मॉडर्न से डिस्टिंक्ट होना चाहिए एंड एक डिसकंटिन्यूटी हो सकती है बिटवीन द क्लासिकल लैंग्वेज एंड जो भी उसके लेटर फॉर्म्स या ऑफशूट्स आते हैं। अगर ये चारों क्राइटेरिया फॉलो होते हैं कि हिस्ट्री अच्छी खासी है, काफी वैल्यूएबल हेरिटेज इसको माना गया है, ओरिजिनल है एंड साथ साथ मॉडर्न से डिस्टिंक्ट है, अगर ये चारों कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई होती हैं, उस बेसिस के ऊपर यहाँ पर उसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया जाएगा, जैसा कि पहले 6 को ऑलरेडी मिल चुका था एंड 5 को अब मिल गया है, यानी कि ये 11 की 11 लैंग्वेजेस इस पर्टिकुलर चीज को सेटिस्फाई करती हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि यार ये जो 5 हैं, ठीक है इन्होंने चलो क्राइटेरिया फॉलो कर दिया गया, क्या इन्होंने आज ये डिमांड करी थी जिस वजह से आज ही उनको मिल गया? नहीं, दरअसल में ये पूरा 10 साल से भी लंबा प्रोसेस हमें देखने को मिला। आप लोग नोटिस करोगे 2013 के अंदर ना जो महाराष्ट्र की सरकार थी उसके द्वारा यहाँ पर रिक्वेस्ट करी गई थी कि मराठी को भी यहाँ पर ऐड करना चाहिए क्योंकि मराठी लैंग्वेज सारी कंडीशंस को फॉलो करती है। बट कहीं ना कहीं फिर पूरा का पूरा मुद्दा कंसल्टेशंस के अंदर, रिविजन्स के अंदर यहाँ पे डिस्कशन होता रहा। उसी तरह से जो ममता बनर्जी हैं उन्होंने भी बंगाली को ऐड करने के लिए बहुत बार सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे बोला। बाकी और आपके जो एरियाज हैं बिहार, असम, उन्होंने भी बोला कि पाली, प्राकृत, एसएमएस को यहाँ पर ऐड किया जाना चाहिए एंड फाइनली इन पर्टिकुलर रिकमेंडेशंस को माना गया, देखा गया कि ये सारे क्राइटेरिया फॉलो हो रहे हैं एंड उस हिसाब से उनको यहाँ पे क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया। अब देखो यहाँ पर जो लैंग्वेज का मैंने क्राइटेरिया बताया ना, अभी तो इसको यही फॉलो किया गया है, बट यहाँ पर यह भी बोला गया है कि इस क्राइटेरिया को भी समय के साथ रिवाइज किया जा रहा है, तो कुछ चेंजेस भी आने वाले समय के अंदर इसके अंदर आएंगे। पर एक सवाल अभी भी आपके दिमाग में होगा कि अगर हमने इन 5 लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा जो दे दिया है और बाकी की जो 6 थी, इससे इनको बेनिफिट क्या हुआ, क्या इनको कुछ फायदा होता है? आंसर इज यस, यहाँ पर इनको डेफिनेटली फायदा होता है। ये फायदा इस तरह से होता है कि अगर यहाँ पर किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाता है, उसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रमोट किया जाता है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को, तो ये 11 की 11 लैंग्वेजेस को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन प्रमोट करेगी। साथ ही साथ हर साल यहाँ पर 2 मेजर एनुअल इंटरनेशनल अवार्ड्स मिलेंगे उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के रिगार्डिंग। जो भी यहाँ पे स्कॉलर्स उसमें अच्छा काम करेंगे उन लैंग्वेज के कॉरस्पॉन्डिंग, तो 2 अवार्ड्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्टडीज इन क्लासिकल लैंग्वेज उसको सेटअप किया जाता है एंड आपका जो यूनिवर्सिटी ग्रांट मिशन है उसको यहाँ पर रिक्वेस्ट किया जाता है कि कम से कम यहाँ पर वो यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर यहाँ पर प्रोफेशनल चेयर्स को यहाँ पे वो क्रिएट करे एंड इवन अगर पॉसिबल हो तो बाकी और यूनिवर्सिटीज के अंदर भी ये सेम चीज क्रिएट हो। तो यानी कि ये बेनिफिट्स तो डेफिनेटली देखने को मिलते ही मिलते हैं, और क्योंकि ये पर्टिकुलर लैंग्वेजेस काफी प्रमोट होंगी तो डेफिनेटली उनके जो एंशिएंट टेक्स्ट हैं वो प्रिजर्व रह पाएंगे। साथ ही साथ अगर किसी को रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर करना है तो उनकी जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती हैं, क्योंकि आपकी जो यूनिवर्सिटीज, आपके रिसर्च इंस्टीट्यूशन बहुत सारी पोजीशंस इन पर्टिकुलर लैंग्वेज में क्रिएट करते हैं। एंड क्योंकि देखो इनके प्रिजर्वेशन होगा, उससे एक तरह से जो कल्चरल टूरिज्म है ना इन पर्टिकुलर लैंग्वेजेस के रिगार्डिंग, वो भी हमें प्रमोट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ नई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट को भी इसमें एक मैसिव बूस्ट मिलता है। अब वो एम्प्लॉयमेंट की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो ट्रांसलेटर्स के लिए भी बढ़ती हैं, आपके एडिटर्स के लिए भी, एंड क्योंकि हम इनकी प्रिजर्वेशन करेंगे इन बुक्स की, तो आपके जो आईटी प्रोफेशनल जो टेक्नोलॉजिकल साइड पे इन पर्टिकुलर फैक्टर्स को देखेंगे उनको भी यहाँ पे अच्छी खासी जॉब्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो डेफिनेटली ये जो अलग अलग इनिशिएटिव्स हैं जिसके माध्यम से नई नई हम क्लासिकल लैंग्वेजेस का दर्जा दिया गया है, इससे सबको बेनिफिट हमें होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो ये था आज का डिस्कशन, बट जाने से पहले ना मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लाया हूँ, इसको ध्यान से सोचना और मुझे बताना क्या इसका आंसर यस है, अगर यस है तो क्यों है, और अगर नो है तो क्यों है। क्वेश्चन क्या है कि क्या जो भी आज के समय आपको 11 क्लासिकल लैंग्वेज देखने को मिलती हैं, क्या वो सारी की सारी 8 शेड्यूल का पार्ट है या नहीं, और ये भी बताना कि पहले जो 6 थी क्या वो आपकी सारी की सारी 8 शेड्यूल का पार्ट थी या नहीं थी। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर करना, नीचे कमेंट्स में इसका आंसर आप मुझे बता सकते हो। और ये जो क्वेश्चन 2015 के अंदर पूछा गया था कि कौन सी लैंग्वेज को रिसेंटली यहाँ पर क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था, दरअसल में उड़िया को 2014 के अंदर क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। उसके अगले ही साल यहाँ पर यूपीएससी ने हमसे सवाल पूछ लिया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए उड़िया हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था पूरा पूरा डिस्कशन। आई होप आपको सारे डिफरेंसेस पता लगे होंगे कि नेशनल लैंग्वेज क्या है।
तो ध्यान में ये रखना, मैं वापस आप अगर आपको स्लाइड पे लेके जाऊं तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे। ध्यान में ये रखिएगा कि भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, नो नेशनल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी हिंदी है, प्लस इंग्लिश को भी हमने कंटिन्यू रखा हुआ है। शेड्यूल लैंग्वेजेस के अंदर आपको टोटल 8वें शेड्यूल के अंदर टोटल 22 लैंग्वेज देखने को मिल जाएंगी। एंड जब मैं बात करता हूँ क्लासिकल लैंग्वेज की, तो 6 लैंग्वेज तो पहले से ही थी एंड 5 नई लैंग्वेज को ऐड किया गया है, जिस वजह से आज के समय जो नंबर ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं वो 11 बन चुका है। आई होप अब आपको टाइप्स ऑफ लैंग्वेज के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। यूपीएससी यहां से जैसा भी क्वेश्चन पूछे, चाहे ये 2015 वाला हो या 2014 वाला हो, इन सभी क्वेश्चन को आंसर करने के अंदर अब आप पूरी तरह से सक्षम हो। तो दोस्तों, इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।